चले अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारे पास 2 इम्पीडेंस अगर हम इसको रेफर करें, तो यहाँ पे हम कहते हैं इक्वेशन। तो जो बल्क इक्वेशन है इसमें हमारे पास जो ZOT है एंड देन माइनस ZO और जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है और हाई वोल्टेज साइड। इसमें क्या डेफिनेशन है कि इक्वेशन शोज द डिपेंडेंसी ऑफ जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑन द मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, द मैग्नेटिक रेजिस्टेंस अगेन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ आयरन कोर। यहाँ पे अगर कहते हैं 3 लेग कोर है या 5 लेग कोर है, तो मैग्नेटिक सर्किट इन विच द जीरो सीक्वेंस मैग्नेटिक फ्लक्स can only flow includes air clearance and the enclosure of the transformer. The magnetic resistance is very high when you have 3 leg core. If you have a 5 leg core, the magnetic circuit includes the 4th and 5th leg of the core, which means the magnetic circuit is completed over the 4th and 5th leg of the core as well. So the magnetic resistance is also very high. Hence, the zero sequence magnetic impedance of the transformer with 3 leg core is smaller than the transformer with the 5 leg core. तो उसमें जो impedance होगी वो छोटी होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक जनरल एस्टिमेशन यहाँ पे दी जाती है। मैं जाहिर सी बात है इतनी इक्वेशंस को ऊपर याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें ये लिखा है अगर 3 लेग कोर है तो आपकी जो assumption है ZOM, जो टोटल इम्पीडेंस आप जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस कहेंगे, वो 4 to 5 टाइम्स होगा आपका Z1 के पॉजिटिव सीक्वेंस के। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 5 लेग कोर है तो जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होगी तो वो पॉजिटिव सीक्वेंस की नो लोड इम्पीडेंस के बराबर होगी, जो आयरन इम्पीडेंस के। तो नॉर्मली ये क्वाइट बिग होती है और दिस इज नॉट सो बिग। तो दो इस वजह से आपके जो 3 लेग कोर होगी उसकी इम्पीडेंस जो है वो छोटी है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये जो इम्पीडेंस है सर Z1 जो है ये आपकी ये वाली इम्पीडेंस है। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। ये वाली, दिस वन। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 लेग कोर सिस्टम होगा तो आप इस वैल्यू के 3 या 4 टाइम्स इम्पीडेंस को यहाँ पे रेफर कर देंगे। लेकिन अगर आपके 5 लेग सिस्टम है तो उस सूरत में ये जो ZOM की वैल्यू जो है वो बराबर होगी तकरीबन आपके जो पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम के ओपन सर्किट वोल्टेज के। फॉर एग्जांपल ओपन सर्किट जो लॉसेस है उसके बराबर होगी। जो फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वैल्यू के, दिस वन। ठीक है, बात समझ आई? सर ये जो ZOOS है ये कॉम्बिनेशन होगा ना R1 और X1 का? ZOX नहीं, OS तो अपर साइड है। कहाँ पे कहना चाह रहे हैं? सर फॉर्मूले में जो है ये OM की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जीरो सीक्वेंस एट ओपन सर्किट है, ये सॉरी जीरो सीक्वेंस एट हायर वोल्टेज साइड है। ठीक है, अच्छा इसको अमूमन जो हम ये अभी जी अमूमन हम इस एग्जाम्पशन को अप्लाई कर देते हैं सिस्टम में। वो इसमें थोड़ी डिटेल डेरिवेशन आती है, वो मैंने अभी नहीं की हुई आगे, लेकिन नॉर्मली हम सही वही सही अप्लाई दिस दिस अप्रोक्सीमेशन। तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर आपको समझ आ गई तो ठीक काफी है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी जो हमने पिछली कनेक्शन दिया था उसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं लगी हुई है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट है, मतलब सॉलिड ग्राउंड है, तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल ये इम्पीडेंस कनेक्टेड है सिस्टम में, तो हम उसको इक्विवेलेंट सर्किट में किस तरीके से कंसीडर करेंगे, तो उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है यहाँ पे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। So if the start point of Y-Y transformer is grounded by impedance ZME, the triple zero sequence current flow through this impedance। तो हमने जो सबसे पहले डेरिवेशन की थी सिंगल फेज टू ग्राउंड इक्वेशन की, तो हमने ये देखा था जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो 3 टाइम्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ZME को हम किस तरीके से सिस्टम में कंसिडर करेंगे, तो उसमें ये है कि जब ये 3 टाइम्स होगा तो उसमें जो चेंज इन वोल्टेज आएगा that would be with the Ohm's law we can just say 3 times of ZME times zero sequence current. Okay, now
आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इस तरीके से बन जाएगा कि you will add 3 times impedance over here. All right, so the voltage drop has to be appear in the equivalent circuit diagram to we apply something like this. Because the zero sequence current in the equivalent circuit is not 3 times of I naught but only the I naught. ये हमने पहले भी देखा था कि सिर्फ इसमें जो करंट की अमाउंट होती है वो I naught को रेफर करते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में जो 3 का फैक्टर है वो इम्पीडेंस के साथ आ जाता है। So the value of neutral grounding impedance in the zero sequence equivalent circuit has to be 3Zn. ठीक है, ये बिकॉज ये इम्पीडेंस जो है वो इस वजह से है कि आपने उसका न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट किया गया है और इट्स आल्सो डिपेंड ऑन 3 लैग कोर है या 5 लैग कोर है, तो उससे ये इम्पीडेंस कैलकुलेट होगी। और ये जो इम्पीडेंस है जो आपने न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करने के साथ एक्सटर्नल इम्पीडेंस लगाई है वो उसको यहाँ पे कंसिडर होता है, ठीक है। तो इन जनरल वे अगर आपने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना है जीरो सीक्वेंस सिस्टम के लिए, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉमन बस बार फॉर जीरो सीक्वेंस सिस्टम। आपकी ये हाई वोल्टेज साइड है और ये आपकी लो वोल्टेज साइड है, ठीक है। तो जो आपकी वाइंडिंग इम्पीडेंस है हाई वोल्टेज साइड की, दिस इज दिस वन, ठीक है। और आपकी अगर जो सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग इम्पीडेंस है जीरो सीक्वेंस की, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद एक इम्पीडेंस होगी सिस्टम की in between this one. This is because of zero sequence impedances in term of depending on the core. This is depend on the core. 5 lakh core है 3 lakh core। और ये जो इम्पीडेंस है आपके पास, ये जो आपने न्यूट्रल पॉइंट को किस तरीके से कनेक्ट किया है कि either you connected with the resistance or using a reactance न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर, या आपने सॉलिड ग्राउंड किया है, तो उस सूरत में क्या होगा। अगर आपने सॉलिड ग्राउंड किया है तो ये इम्पीडेंस नहीं है, तो ये डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। अगर आपने रेजिस्टेंस लगाया तो यू विल कनेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओवर हियर, और इफ यू हैव अ रिएक्टेंस यू ऐड इट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आपका न्यूट्रल पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, ओपन है, तो देन यू कीप दैट ओपन, ये जो कनेक्शन पॉइंट होगा ये ओपन हो जाएगा। ओके, बात समझ होगी यहाँ तक। जी सर बताइए। अगर ओपन होगा तो सर वो, अगर ओपन होगा तो वो यूएस वाली साइड पे जाएगा ही नहीं ना, करंट वो तो बाद उसको हम में डिसाइड कंसिडर ही करेंगे, नहीं करें। लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट की पहले समझ लेना इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो सही सही। इक्विवेलेंट सर्किट जब बना ओपन हो जाएगा तो ठीक है, वो थेवेनिन इम्पीडेंस में हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ गया कि इसकी इम्पीडेंस की रेजिस्टेंस है, जीरो सीक्वेंस की कैसे कैलकुलेट होगी और कैसे अड्डा करेंगे। सही सर। ऑलराइट, अब सेम फिनोमेना जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पहले डिजाइन किया है, उसको हम ट्राई करते हैं dy5 के अंदर। अगर हमारे पास डेल्टा वाइंडिंग है, dy5 है, तो उस सूरत में क्या होगा कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। Furthermore, we have to consider transformer with delta winding. This will be explained by meaning of a transformer with the vector group of d by 5. The zero sequence current can only flow inside the delta winding as a ring current, but not into the grid, which is connected to the high voltage side. यहाँ पे D अगर capital है, this means this is for high voltage side vector group, and small y is for the secondary side vector group, and 5 जो है वो basically phase shift है। This will be implemented in the general equivalent circuit diagram for the by the following measurement. तो इस सूरत में क्या होता है कि डेल्टा वाइंडिंग अगर आपके पास इस तरफ है, इसके जो इक्विवेलेंट जो जो सिंगल लाइन डायग्राम होगी, दैट वुड बी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, 3 फेज। तो दिस पार्ट इज डेल्टा एंड दिस पार्ट इज वाई, ठीक है। तो दिस इज आप एस्टिमेट करेंगे, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, दिस इज हाई वोल्टेज साइड एंड दिस इज लो वोल्टेज साइड। तो because of this delta you have this open connection, ठीक है। उसके बाद
इस साइड की जो वाइंडिंग है दैट इज द वाइंडिंग की इम्पीडेंस आ जाएगी और ये इम्पीडेंस डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगी। बट दिस साइड जो पावर आएगी वो ओपन सर्किट सिस्टम होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगेन दिस इज द इम्पीडेंस कोर की वजह से जो इम्पीडेंस है, ये जो इम्पीडेंस है ये आपकी वाइंडिंग है सेकेंडरी साइड, एंड यहाँ पे अगर आपका ZME नहीं इंस्टॉल, इसका मतलब ये ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये assumption ली गई है कि आपको जो ZME है वो इंफिनिटी है एट डेल्टा साइड। जी, बात समझ आ गई? ठीक सर। सर मतलब इन्फिनिटी है तो वो ग्राउंड के साथ है, वो कनेक्टेड ओपन नहीं है है। ना, ओपन है ना यहाँ पे देखें, जी सर। क्योंकि डेल्टा वाइंडिंग में आप कनेक्शन तो नहीं होता ना, आपका न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं होता डेल्टा में। सही सर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन की गई है, इसी सर्किट को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, ये ZOM इसको कह लें टोटल, ZO, दिस इज ZOM, ठीक है, ये हाफ है टोटल उसका। तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस और D/5 ट्रांसफार्मर इज ओनली एक्सिस्टेंट बिटवीन द लो वोल्टेज साइड एंड जीरो सीक्वेंस बस बार, कॉमन बार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 3 टाइम्स ZM होगी 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम निकाल लें इक्विवेलेंट सर्किट का, एक ये है और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन इज सीरीज इन दिस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन को इस तरीके से बन जाएगी, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है प्लस विद द सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये पूरे ट्रांसफार्मर की जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस आ जाएगी टोटल नेट, जिसमें वाइंडिंग की भी शामिल है और कोर वगैरह भी शामिल है जो आपने यहाँ पे उसको कंसीडर कर लिया। अब उस अजम्पशंस को देखें जो हमने पहले ली थी 3 लाख कोर की और 5 लाख कोर की। उसमें कहा था अगर ये D/5 ट्रांसफार्मर हैज 3 लाख कोर एंड द जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस कैन बी ड्राइव फ्रॉम अ फॉलोइंग इक्वेशन, तो उसको हम सिंपल हम ड्राइव कर सकते हैं। उसी कंडीशन क्या लगाई थी हमने कि लेट्स से ZOM जो है वो 5 टाइम्स है ZI के Z1 के, जेड ठीक आई। है, Z1 ZI मतलब I1 है यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के, ठीक है। सही। और जो जीरो सीक्वेंस जो वाइंडिंग की इम्पीडेंसेस हैं ये वाली वो बराबर होती हैं Z1 के डायरेक्टली, मैंने बताया था, जेड वन की। लेकिन चूंकि हमने जी सर। स्प्लिट किए अपर और लोअर साइड में तो इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ गई? सर ये समझ नहीं आया सर। देखो टोटल इम्पीडेंस Z1 है ना, जी सर। ठीक है, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में हाफ हाफ में स्प्लिट करेंगे कितना 0.5 के साथ करेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय 2 होगा ना। अच्छा सही सही सही। दोबारा बता दूं डायग्राम से, ये वैल्यू देखिए हाफ आ रहा है ना, ठीक 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 ये ठीक। टोटल पॉजिटिव सही। सीक्वेंस इम्पीडेंस है जो हमने फार्मूला से निकाली, हम्म। उसके हाफ और हाफ हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सही है। So that's why we have this 0.5, we have this 0.5, this one as well. All impedance would be Z1, and here we have 5 because of our assumption जो हम जो typical value जो है ZOM जो है 5 times होगी positive sequence impedance के। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा इस सूरत में कि जो Z1 जो Z जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 95% होती है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जीरो सीक्वेंस डाटा गिवन नहीं है एंड इफ दे आर 3 लाख कोर ट्रांसफार्मर, तो यू कैन अप्लाई दिस assumption as well। सर तो ये हर केस में ऐसे ही होगा 95% होती है। यानी स्पेशल लाइक केस बताया ना मैंने आपको, डेल्टा D/5 की केस में डी होगा, बाई फाइव में, D/5 के केस में। D/5 में होगा ना, ये सर्किट आपका यही बनता है ना। सही। इधर गई एक मिनट, इस सर्किट को सॉल्व किया ना हमने,
ठीक 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 ठीक, ठीक है। इसमें ओपन बेसिकली हुआ हुआ पॉइंट। जो सिस्टम में इंस्टॉलेशन है या तो वो D/5 होता है सिस्टम में मोस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, या आपका वाई कनेक्शन होता है। ठीक है, तो सिंपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ट्रैक किया। तो सर हम वाई वाई कनेक्शन का भी एक वाई का कनेक्शन अगर होगा तो फिर आप इसको ये वाला सर्किट बनाएंगे ना, ये वाला, इससे आप ड्राइव करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर द वाई कनेक्शन। हम इसका भी एक जनरलाइज्ड रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं, इसका नहीं निकल सकता, इसमें डिपेंड करता है यहाँ पे, क्योंकि ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है ना। अगर दोनों तरफ कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट सर्किट वहाँ पर, वो तो ओपन सर्किट है एक तरफ से, यहाँ से चेंज तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो तो शुरू में ओपन है, ये ओपन है ना, तो वो उसका इफेक्ट यहाँ पे जो भी नेटवर्क उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, नहीं आएगा। डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे। ठीक ठीक तो ठीक। यहाँ से बेसिकली जो इम्पीडेंस हमने Z1 निकाली है वो एज सीन फ्रॉम दिस साइड है, तो वो तो आप कर सकते हैं, ऑलरेडी क्लोज लूप है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देन इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एट दिस वैल्यू पे क्या वैल्यू है वो हम Z0 है ना बेसिकली। ठीक है, ओनली फॉर ट्रांसफार्मर। तो इस पूरे को आप इक्विवेलेंट सिस्टम में डालेंगे तो इसको आप इस तरीके से मॉडल कर सकते हैं एज अ Z0, क्योंकि सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है एज सीन फ्रॉम दिस साइड, तो ये सर्किट इस तरीके से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, दिस साइड सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इधर नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा, दिस विल बी सही। इग्नोर। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको एक नेटवर्क डायग्राम दिखाता हूँ, डिपेंड करता है इसको फुली सॉल्व करते हैं कि नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका डायग्राम का वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर मैं जरा चेंज ओवर करके आ जाऊँ। थोड़ी सी ये डायग्राम इसको देख लाइट आ लो। गई, चला सही है। ठीक है, आप जाएं अभी इसको देख लेते हैं। सर 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, चलें यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ अर्थ फॉल्ट कैलकुलेशन की, या इसको इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारे पास, गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज टू गेट एन आइडिया ऑफ द रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट है। हमारे पास सिस्टम कुछ इस तरीके से कि ग्रिड है जो 2000 MVA की स्ट्रेंथ है, एंड दिस इज साइड इज 110 kV साइड, जो हमें ट्रांसफार्मर के पैरामीटर से पता चल रहा है। ये जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा D/5 है, रेटेड वोल्टेज इज 110 एंड 10.5 इसकी रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे जो नॉमिनल वोल्टेजेस हैं या ऑपरेटिंग वोल्टेज आप जिसको कह लें वो 10 kV वोल्टेजेस हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो इसकी पावर है ट्रांसफार्मर की वो 20 MVA है। याद रखिएगा जो भी आप अगर ट्रांसफार्मर की जो कैलकुलेशन करते हैं वो रेटेड वोल्टेज के ऊपर इंपीडेंस वगैरह कैलकुलेट कीजिएगा, इसकी नॉमिनल वोल्टेज को नहीं लीजिएगा। इसमें जो शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस या शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस है दैट इज 10% एंड 1%, एंड वी नो दैट दिस इज 3,04,000। ओके, इसके अलावा देन वी हैव टू केबल्स। इस जो ये जो केबल है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 किलोमीटर है, और जो सेकंड केबल है वी हैव 5 किलोमीटर लेंथ। यहाँ पे जो केबल है वो आपकी सिंगल कोर केबल है, 3 फेज और 2 पैरेलल कनेक्शन इसमें इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास सिंगल कोर केबल है लेकिन 3 फेजेस हैं उसके लिए, इस पास 3 केबल है, और आपको ऑब्वियसली नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन इसमें नहीं चाहिए। एनी हाउ, just for the information you don't need this detail, only you need the length। और जो यहाँ पे जो केबल पैरामीटर है वो गिवन है कुछ इस तरीके से कि इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट्स द वैल्यू ऑफ 0.0967, पॉजिटिव सीक्वेंस जो रिएक्टेंस है 0.79, और जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है वो बराबर है 0.456 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट ये है हमारे पास कि जब यहाँ पर सिंगल फेज फॉल्ट आता है दिस बस बार के ऊपर, तो हमें उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो है कैलकुलेट करना।
चलिए इसमें क्या है, सिंपल वही मेथड्स क्या है, कैसे कैलकुलेशन हमने स्टेप्स क्या करने हैं, कैलकुलेशन ऑफ इम्पिडेंस, ठीक है, सिस्टम्स की, डेफिनेशन ऑफ अ सिमेट्रिकल कंपोनेंट नेटवर्क, यानी कि हमने उसमें डिफाइन करने हैं फॉल्ट्स वगैरह क्या है, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यहाँ बनाने का मतलब है मतलब जीरो इंटरकनेक्शन और जीरो पॉजिटिव और वो। जी तीनों सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। फिर इंटरकनेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट नेटवर्क, दो तीनों सर्किट्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट किस तरह करना है, कैलकुलेशन ऑफ द करंट ऑफ 012 सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ द अर्थ फॉल्ट करंट, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज इन 012 सिस्टम, और बाद में इसको वोल्टेजेस को एबीसी सिस्टम को कन्वर्ट करना बैक टू एबीसी सिस्टम में, और कैलकुलेशन ऑफ अर्थ फॉल्ट फैक्टर और डायग्राम ऑफ द फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने इम्पीडेंसेस कैलकुलेट करनी है। तो ये वही फार्मूले हैं जो पहले मैं करवा चुका हूँ। अगर आपके पास ग्रिड है, ठीक है, चाहें तो आप यहाँ पे जो करेक्शन फैक्टर्स जो मैंने बताए थे उसको हम इग्नोर कर देते हैं फॉर द मोमेंट, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है करेक्शन फैक्टर फॉर द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस इज इग्नोर। तो ग्रिड की इम्पीडेंस कैसे होगी, इसका रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ, तो ये आपके पास उसकी इम्पीडेंस आ गई। टर्न रेशियो, क्योंकि मैंने आपको कहा था फॉल्ट जिस तरफ होता है उसकी जो इम्पीडेंस होती है फॉल्ट लेवल के ऊपर रेफर करनी होती है, सो वी डिवाइड दिस इम्पीडेंस विद द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, देन द इम्पीडेंस ऑफ द ग्रिड वुड बिकम 0.05। और ये जो हम जो स्टैंडर्ड के तहत बातें बता देते हैं कि जो आपकी जो रिएक्टेंस है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 0.995 है इम्पीडेंस के, और जो रेजिस्टेंस है वो 10 टाइम्स है रिएक्टेंस के। तो दिस इज अ सिंपल अप्रोक्सीमेशन वी अप्लाइड। इस तरीके से ट्रांसफार्मर के जो फार्मूले थे वही हमने अप्लाई करने हैं पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए 1 का मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है यहाँ पे, ओके। तो अगेन जो इम्पीडेंस है वो 10% है, दिस इज 0.1, और रेजिस्टेंस है 0.01, ठीक है, ये 10% है 1% है, तो उसके पास जो Z और R आपके पास आ जाएगा। reactance of the system you can calculate using this formula, square root Z square minus R square, और चूंकि ये आपका dy5 है और इसमें 3 लेग कोर है, सो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन डायरेक्टली, ठीक है, जिसमें आपके पास ZOM ऑलरेडी शामिल है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है वो इसके आपके 0.95% है, उसके जीरो सीक्वेंस ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस के। यहाँ पे हमने तकरीबन R को निगलेक्ट कर दिया बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो जो आपकी जो R की वैल्यू होगी वो इससे भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, दिस इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो ये ओवर सुपरसीड कर जाएगी, ओके। सर ये हमारे पास पॉजिटिव और जीरो सीक्वेंस निकल गया और जीरो ट्रांसफार्मर, सीक्वेंस आ गई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये टोटल आ जाएगी इक्विवेलेंट जो हमने डेरिवेशन की थी ना 0.95 की। अच्छी तरीके से केबल का है, केबल की ये इम्पीडेंसेस है, वही मेथड्स हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस निकले दोनों साइड की, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की इम्पीडेंस जो है वो बराबर है, ठीक है। ये हाफ इस वजह से किया है कि 2 नंबर ऑफ पैरेलल केबल्स है केबल 1 में, और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल केबल 1 ही है, ठीक है, तो इस वजह से इसको हाफ नहीं किया गया। तो दीज आर द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंसेस। क्योंकि हमें R और X की वैल्यू अगर नहीं गिवन जीरो सीक्वेंस सिस्टम के लिए, ये पॉजिटिव के लिए है और नेगेटिव के लिए भी यही होगी, तो उस सूरत में मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई कर सकते हैं कि जीरो सीक्वेंस रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स है पॉजिटिव सीक्वेंस रेजिस्टेंस के, और रिएक्टेंस जो है वो 4 टाइम्स आपके पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के बराबर है, ठीक है। अगर दिया हुआ है रेशो दिया हुआ है तो अमूमन रेशो ही दिया जाता है, अमूमन आपको इन दोनों का रेशो गिवन होता है, ठीक है, तो आप इस रेशो को अप्लाई कर लें, अगर नहीं किया तो अमूमन आप 4 टाइम्स जो है वो ले लें। यूजुअली इसकी जो वैल्यू है जो केबल की डाटा शीट जो है वही प्रोवाइड कर सकता है, इसकी कोई इक्वेशंस नहीं होती हैं। ऑब्वियसली ये जो वैल्यूज है इसकी भी हमारे पास कोई इक्वेशंस नहीं होती कैलकुलेट करने के लिए,
we directly get that from the data sheet. अगर data sheet में zero sequence component नहीं दिए तो we can use this approximation. Okay, बात समझ आ गई? जी सर। चलें, अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले ये ग्रिड इम्पीडेंस है, जीरो सीक्वेंस सिस्टम देख लें आप। चूंकि ग्रिड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो वो हमने ग्राउंड को डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर दिया। शायद डायग्राम में नहीं दिया था, लेकिन ग्राउंड जो है वो आपका सॉलिड ग्राउंड है ग्रिड की साइड, लेकिन वो इतना रेलेवेंट नहीं है चाहे दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये डेल्टा वाइंडिंग है, जिसकी वजह से ये आपकी कनेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्राइमरी साइड की इम्पीडेंस आ गई। वो तमाम इम्पीडेंस जो हमारे पास होती है हम उसको प्राइमरी साइड की तरफ रेफर कर दें, मतलब प्राइमरी साइड नहीं, ये सेकेंडरी साइड ही रेफर हुई है, लेकिन कंबाइन हमने उसको लिख दी है। ठीक है, अच्छा अब ये कोई मुझे बता दे ये ओपन क्यों है यहाँ पे? सर वो dy5 की वजह से। D5 डेल्टा वाइंडिंग तो ये हो गई। व्हाई दिस इज ओपन? डायग्राम देखिए, याद है आपको? ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना, सर वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर स्टार अंदर। ये देखें कनेक्टेड नहीं है ग्राउंड के साथ, ओपन है, इंफिनिटी है। अच्छा जी 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 सही। ठीक है, तो जब ये इनफिनाइट है तो न्यूट्रल पॉइंट ओपन है। अच्छा अगर कनेक्ट होगा तो फिर वो उसके साथ कनेक्ट अगर आपके इम्पीडेंस नहीं है, अगर इम्पीडेंस नहीं है तो यू डायरेक्टली कनेक्ट दिस, और अगर इम्पीडेंस है तो उसकी वैल्यू 3 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगी। वो ZME वाला केस। यस, ZME वाला केस, क्योंकि वो एक्सटर्नल इम्पीडेंस होती है, वो आपको मालूम होती है, वो डाटा शीट में अमूमन गिवन, मतलब डाटा शीट कह रहा हूँ, मतलब सिस्टम में गिवन होनी चाहिए। जैसा ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस गिवन है वो गिवन होनी चाहिए, अगर है, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी नहीं है, so that's why we keep it open. अच्छा अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी तो ये इधर ZME वो मतलब अगर सॉलिड दोनों ग्राउंड की- होगा, अगर सॉलिड जी, जी। ग्राउंड होगा देन वुड बी दिस वन। अगर सॉलिड ग्राउंड नहीं है, लो इम्पीडेंस या हाई इम्पीडेंस रेजोनेंट लगा है, लो इम्पीडेंस न्यूट्रल कनेक्शन है, तो यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस आएगी 3 टाइम्स। सही है। अभी ये वो इंफिनिटी वाला केस है। अभी इन्फिनिटी वाला केस है। ठीक है, सही। बाकी देख लें, ये उस केबल की इम्पीडेंस है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस डाल ली। यहाँ पे हमने केबल की कैपेसिटर्स को कंसीडर करना है, इट इज इम्पोर्टेंट। वो आगे जाके मैं दिखाता हूँ। अभी हम इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू है। ठीक है, जो आप सिस्टम में इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मैं पॉजिटिव सीक्वेंस थोड़ा सिस्टम समझा दूं। उसमें ये है कि आपके पास जो ग्रिड की इम्पीडेंस है दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये आपके पास सोर्स है जो पॉजिटिव सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट में आता है। ये आपके पास ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस है। हमने इस सूरत में जो ZOM है, या ZOM नहीं Z1L कह लें, जो नो लोड इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर की, जो कोर इम्पीडेंस जिसको कहते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम निगलेक्ट नहीं करते, वी डू नॉट डू दैट, लेकिन यहाँ पे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस में हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, किसको? जो कोर लॉसेस जो होते हैं। ठीक है, अच्छा जीरो में नहीं वहां कर भी सकते ऊपर सर जी, सॉरी जीरो में नहीं कर सकते, पॉजिटिव नेगेटिव में हम कर सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में हम कर सकते हैं। जीरो सीक्वेंस जी, core सर्किट losses। होता है, उसमें जो कोर लॉसेस होते हैं या नो लोड लॉसेस आप कह लें, ठीक है, जी, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते जीरो सीक्वेंस। हमने यहाँ सर पॉजिटिव हमने उधर भी सीक्वेंस ऊपर में जी इंक्लूड तो नहीं किया, ऊपर भी इंक्लूड तो नहीं किया। इसमें इंक्लूडेड है ना 0.05। अच्छा सही है, ठीक है। ये भी हमने डेरिवेशन की थी ना यार। ये जो 0.5 का फैक्टर आया, सही। 0.95 का, उसमें इंक्लूडेड जी, है जी, ना, जी। ये लिखा तो है ZOM सही, इज सही। इंक्लूडेड। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिस्टम में ये नेगलेक्ट हो चुका है। इफेक्ट हो नहीं रहा वो, क्योंकि वो ये ओपन सेम ही है, ऑब्वियसली सारे। ये ओपन है जी, जी। बेसिकली इस वजह से। ठीक है सर और वैल्यूज भी तकरीबन सेम ही है दोनों की। हाँ, वैल्यू भी वो सेम है 0.55 और 0.52 है।
जी जी, वैल्यू भी तकरीबन सेम आ रही है उसमें, थोड़ा सा फर्क है, 5.2 है, 5.5 है। ओके, रेजिस्टेंस जी तकरीबन दोनों का सेम ले लिया हमने, सेम है। सही। ठीक है। अगेन ये आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस आ जाए, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो तकरीबन हमने सेम ली है क्योंकि गिवन है, ठीक है। ठीक। लेकिन जो आर और एक्स की वैल्यू है वो हमने फार्मूला लगाया है, जैसे यहाँ पे आर और एक्स की वैल्यू के लिए ये फार्मूला है पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस के दरमियान, और जो कैपेसिटर्स की वैल्यू है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है, वो दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। ठीक। अच्छा, ओके, नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम और पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम आर एग्जैक्टली द सेम, एक्सेप्ट नेगेटिव सीक्वेंस में ये सोर्स नहीं होती बल्कि ये शॉर्ट सर्किट होता है डायरेक्टली, सही। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये करना है कि हमने इन तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। द फॉल्ट इज एट दिस पॉइंट, यहाँ पे जो हमारे पास फॉल्ट आया हुआ है, तो वी हैव टू हैव इक्विवेलेंट सर्किट एज सीन फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो ऊपर का जितना भी नेटवर्क होगा हम उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप नोट डाउन करें कि कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है ये हमें माइक्रोफारड में लिखा हुआ है, इसको जब इम्पीडेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो Z बनेगा ये क्वाइट बिगर वैल्यू होगी दिस के, ऐसे ही है। चूंकि ये नेग्लेक्ट हुआ हुआ है, ओपन सर्किट है, तो ये वैल्यू जो है वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस Z, ठीक है। और चूंकि ये तमाम कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल में है, तो तकरीबन जो जो कैपेसिटेंस की जो इम्पीडेंस है इस सर्किट में डोमिनेट होगी, ऐसे ही है। तो जब यहाँ पे जो बिगर वैल्यू इम्पीडेंस आएगी इक्विवेलेंट, मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, अगेन दिस इम्पीडेंस इज बिगर देन दिस वैल्यू, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जो मेन इम्पीडेंस होगी वो ज़्यादातर सिर्फ केबल की जो कैपेसिटेंस होगी वही होगी, ओके। सही। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को देखूं तो यहाँ पे भी जो डोमिनेंट पार्ट है वो आपकी केबल की कैपेसिटेंस है, सेम एज हियर, ओके। सो मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वैसे चाहें तो पूरा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जिस तरीके से आपको आता है आप उस तरीके से टिपिकल तरीके से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस फ्रॉम कैपेसिटेंस, तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू की देख लें, क्वाइट लार्ज है, ठीक है। सही। 698 ohms, 2792 ohms, so which is very higher than the impedance of the series, वो आपके पास तकरीबन पॉइंट्स में 1.92 is the maximum, ठीक है, other way around is 0.48, so this is very low। अच्छा, अगेन जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे तो हम उसके बाद जो हमने डेरिवेशन की थी सिंगल फेज टू फॉल्ट का, तो हमने कहा था इन तीनों सर्किट को हमने सीरीज में लगाना है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही है। जब पहले तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे ना। जी जी, इक्विवेलेंट सर्किट अभी आगे मैं दिखा दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब इक्विवेलेंट सर्किट होगा तो उस वक्त हम क्या होगा, इन तीनों सर्किट को हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉल्ट इंपीडेंस नहीं है डायरेक्टली टू द ग्राउंड, सो वी हैव दिस वैल्यू डायरेक्टली ओवर हियर, देयर इज नो इंपीडेंस ओवर हियर, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आपका फॉल्ट करंट फ्लो होगा। तो उसकी थोड़ी सी मैथ जो हमने पहले लिखी थी, इसमें हमने ZF को रेफर किया था, लेकिन ZF यहाँ पे 0 है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस जो करंट है वो बराबर होगा, और इन तीनों का जो वोल्टेज होगा वो जो अगर फॉल्ट इम्पीडेंस है तो उसको 3 टाइम्स ऑफ I नॉट हो जाएगा। दिस मींस द सिमेट्रिकल कंपोनेंट नेटवर्क हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज एट द फॉल्ट लोकेशन। ये हमने उस जो डेरिवेशन है उससे ड्राइव किया हुआ। अच्छा जी,
वही चीज जो मैंने आपको थोड़ा सा कहा था, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली जो इसकी जो वैल्यू होगी वो डोमिनेंट होगी कैपेसिटर्स की वैल्यू से, तो उसको आप इक्विवेलेंट जो इम्पीडेंस बनेगी वो आपकी तकरीबन -j279 ओम के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इन तीनों का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लें तो यू विल गेट दिस वैल्यू डायरेक्टली। ओके, सर वो ऊपर इंक्लूड नहीं करेंगे वो जो है वैल्यूज? कर लें, लेकिन वैल्यू बहुत छोटी है ना, 1 ओम है। अच्छा, इतना अगर आप इफेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको सही आप सही, इसको शॉर्ट सर्किट कर लेना, इसको ये शॉर्ट सर्किट करें ठीक तो ठीक, वो पैरेलल में आ जाएगा। 2 3 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में क्या ऐड अप हो जाती हैं, ये मैंने ऐड कर दिया, सही, और मैंने ऐड करके ठीक कैपेसिटर्स ठीक को ठीक ठीक, डायरेक्टली इम्पीडेंस, तो जल्दी आ गया ना आंसर मेरे पास। शॉर्ट सर्किट है, सही तो सही मतलब सही। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीरीज पैरेलल पैरेलल सीरीज पैरेलल, तो यू डोंट हैव टू डू दैट।